नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेम के बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपको मैं पढ़ा रही हूँ साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, जो आपके पेपर का नाम है। उसमें ऑलरेडी हमने कई सारे लेक्चर्स कवर कर लिए थे। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम के सारे कॉम्पैक्शन क्या होते हैं, देन उसके लैंप ब्रश तो स्पेशल क्रोमोसोम या जॉइंट क्रोमोसोम पाए जाते हैं, स्पेशल क्रोमोसोम इनको भी कहते हैं, लैंप ब्रश और पॉलीटीन क्रोमोसोम। आगे इसके आपको क्या पढ़ना है, कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम के बारे में, ठीक है। तो आप आज इस लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज़ कैरियोटाइप, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज़ इडियोग्राम। तो कैरियोटाइप की आज हम बात करने वाले हैं कि कैरियोटाइप क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इन सारे नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कैरियोटाइप की, तो कैरियो का मतलब ही आप समझ रहे हैं, कैरियन आपको मैंने कितनी बार बताया है कि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरियोटाइप है जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है कर्नेल, जिसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस का कंटेंट। कैरियो का मतलब ही, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है हर जगह पे, उसके अंदर जो कंटेंट पाया जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप। जो कैरियोटाइप टर्म है ये क्या रेफर करता है, ये ग्रुप होता है कैरेक्टरिस्टिक का, जो अलाउ करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए पर्टिकुलर क्रोमोसोम पेयर के। जो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पेयर पाया जाता है, जैसे 22 पेयर पाया जा रहा है, तो उसमें से एक पेयर जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, जनरल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है। उस बाहर मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहर से वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं। जो कब होता है, मेटाफेज में, ठीक है, सेल साइकिल के मेटाफेज में, सोमैटिक सेल्स का, ठीक है। आप सबको मैंने बताया था कि जो 46 आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 23 पेयर पाए जाते हैं, इस 23 पेयर में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैसा होता है, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को ऑटोसोम्स कहते हैं, और लास्ट के क्रोमोसोम को, एक पेयर को हम क्या कहते हैं, XY जिसमें पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें ये क्या होता है, उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उनका आइडेंटिफिकेशन करना क्या कहलाता है, कैरियोटाइप कहलाता है। अगर कैरियोटाइप कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये किसने डिराइव किया था, एस नवासिन करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, इस कॉन्सेप्ट को बताया था। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर इज नॉर्मली कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ स्पीसीज। उन्होंने बताया कि किसी भी जो स्पीसीज का कैरियोटाइप होता है, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताया, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और हर क्रोमोसोम हर पेयर में, ठीक है, एक पेयर को आप क्या कहते हैं जिसमें 2 पाए जाएंगे, ठीक है, तो हर पेयर में क्या होगा, जो क्रोमोसोम होगा वो हर पेयर में उसका नॉर्मली क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा किसी एक स्पीसीज के लिए, ठीक है। अगर एक स्पीसीज की बात की जाए तो वहाँ पे उसकी मॉर्फोलॉजी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं हर सेल में, ठीक है। अगर कैरियोटाइप कॉन्सेप्ट की बात करें तो कैरियोटाइप कॉन्सेप्ट इज फिनोटिपिक अपीयरेंस। फिनोटिपिक अपीयरेंस है क्रोमोसोम का, ये मतलब बाहर से। आप सब जानते हैं कि हम लोग जब मेंडल्स के लॉ पढ़ते हैं या जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम 2 टर्म पढ़ते हैं, एक होता है आपका फिनोटाइप, ठीक है, एक होता है आपका फिनोटाइप, और दूसरा होता है आपका जीनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप में हम ऐसे कैरेक्टर को देखते हैं जो बाहर से दिखाई दे, ठीक है, और जीनोटाइप का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर जो जीन के लेवल पे हैं, जिन्हें हम जीन के लेवल पे स्टडी करें। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो कैरियोटाइप कॉन्सेप्ट होता है वो फिनोटिपिक, यानी बाहर से मॉर्फोलॉजिकली बाहर से क्रोमोसोम कैसा दिखता है, और उसके होमोलॉगस पेयर जो होते हैं, ठीक है, एक पेयर ये हो गया तो इसके साथ एक और पेयर पाया जाता है, तब ये 2 मिलके क्या बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डिफरेंशिएट करने को टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस में एक इंडिविजुअल स्पीसीज में, ठीक है। जैसे आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सा पहला क्रोमोसोम, आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, ठीक है, इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में आप कैसे समझ पाएंगे कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा चौथा है। तो
जब इनका आप कैरियोटाइप डायग्राम बनाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, कि किसी का लेंथ छोटा होगा, किसी का लेंथ बड़ा होगा। तो वहीं पे बताया जा रहा है कि मॉर्फोलॉजिकली आप इनको देख कर बता सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। जैसे कि यहाँ मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊँ, ये देखिए, यहाँ पे आप टोटल 23 क्रोमोसोम्स देख सकते हैं। आप देखकर बताइए कि इसमें क्या कोई क्रोमोसोम सेम है, सबका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल ही क्या है, अलग है, कोई साइज में बड़ा है, कोई साइज में छोटा है। इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर में क्या पाया जा रहा है, डिफरेंस पाया जा रहा है। यहाँ पे यही बोला गया है, ठीक है। कैरियोटाइपिंग इज अ मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ अ सेल इन डिक्रीजिंग सीरीज ऑफ देयर साइज। कैरियोटाइपिंग क्या होता है, कैरियोटाइप को अरेंज करना ही क्या कहलाता है, कैरियोटाइपिंग कहलाता है। और इसको अरेंज कैसे किया जाता है, किसी होमोलॉगस सेल में, ठीक है, जो सिमिलर दिखने वाले सेल हैं उन सेल में डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाता है। पहले सबसे बड़े वाले को, फिर उससे छोटे वाले को, छोटे वाले को, छोटे वाले को, इस तरीके से अरेंज किया जाता है। कैरियोटाइप की स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एबनॉर्मलिटी को, ठीक है, जो क्रोमोसोम, जो जीन के बेसिस पे एबनॉर्मलिटीज़ है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या नंबर में, जो आप पढ़ेंगे भी आगे, जिसमें आप क्रोमोसोमल एबेरेशन एंड स्ट्रक्चरल एबेरेशन, यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनमें क्या एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, क्या दिक्कत हो सकती है लोगों में, और क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पे क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कैरियोटाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये और भी हेल्पफुल होता है क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ओरिजिन, कि किसी भी एनिमल की ओरिजिन कैसे हुई, आप उसके क्रोमोसोम से इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट टैक्सा, यहाँ पे टैक्सा नहीं टैक्सा रहेगा, ठीक है। दो टैक्सा, आप सबको पता है कि टैक्सा किसको कहता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, टैक्सा पाए जाते हैं। तो दो डिफरेंट टैक्सा में कोई सिमिलरिटीज़ है या इवोल्यूशनरी या इवोल्यूशन के बेसिस पे देखा जाए तो ये पहले से सिमिलर थे, बाद में इनमें कुछ डिफरेंस आया तो चेंज हो गए। एक ही इनके जो क्या कहें डिसेंडेंट जिनको कहते हैं, यानी कि जो इनके पूर्वज होते हैं वो एक ही रहे होंगे लेकिन बाद में चेंज हो गए होंगे। तो इनके क्रोमोसोम को मैच करके आप ये चीज़ें पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों के डिसेंडेंट जो होते हैं, आप कहते हैं एप्स जो होते हैं, ठीक है, एप्स जो होते हैं उनको कहा जाता है कि वो हमारे डिसेंडेंट हैं। तो वो कैसे आप कहते हैं, उनके क्रोमोसोम्स को हमारे क्रोमोसोम से मिलाइए तो उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम को तो बेसिकली दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, सिमेट्री के बेसिस पे, ठीक है, सिमेट्री के बेसिस पे। और इसको डिवाइड करने वाले थे जे लेविट्स्की 1931 में, और दो टाइप में इन्होंने डिवाइड किया, पहला था सिमेट्रिकल, दूसरा था एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैरियोटाइप में इन्होंने बताया कि इसमें जो होते हैं सारे क्रोमोसोम सेट जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज के होते हैं, और उनका सेंट्रोमियर जो होता है या तो मीडियन हो सकता है या सब मीडियन सेंट्रोल। अब इसके बारे में सेंट्रोमियर को जो है क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो ये मैंने बताया था कि मीडियन और सब मीडियन क्या होता है, अगर बीच में क्रोमोसोम पाया जा रहा है इस तरीके से तो उसे मीडियन कहते हैं, और अगर थोड़ा सा ऊपर पाया जा रहा है क्रोमोसोम तो उसे सब मीडियन कहते हैं, ठीक है। और ये होमोजीनस होते हैं, ठीक है, और इनको प्रिमिटिव कैरियोटाइप माना जाता है। अगर वहीं एसिमेट्रिकल कैरियोटाइप की बात करें तो ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनमें वेरिएशन पाया जाता है, ये सिमिलर नहीं होते क्रोमोसोम साइज में, पोजीशन में, सेंट्रोमियर के, इनमें क्या पाया जाता है, वेरिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंट ये होते हैं। अगर पोजीशन की बात करें सेंट्रोमियर की तो ये मीडियन या सब मीडियन या सब टर्मिनल या टर्मिनल कुछ भी हो सकते हैं, इनमें से केवल मीडियन और सब मीडियन नहीं होंगे। और इन्हें स्पेशलाइज्ड टाइप या एडवांस टाइप कैरियोटाइप कहा जाता है। अब कैरियोटाइप को बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। अब वो पैरामीटर्स क्या हैं उनको हम जानेंगे। अगर हम कैरियोटाइप के पैरामीटर की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं सेट में होना चाहिए, ठीक है, क्रोमोसोम एक सेट में होना चाहिए। रिलेटिव लेंथ देखी जाती है क्रोमोसोम की कि उनकी रिलेटिव लेंथ क्या है। आर्म का रेशियो देखा जाता है, कैसे, रेशियो ऑफ लॉन्ग आर्म टू लेंथ ऑफ शॉर्ट आर्म फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से देखा जाता है लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म की पोजीशन क्या है, ठीक है। और इस पोजीशन ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट देखा जाता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट भी मैंने आपको बताया था, एक तो सेंट्रोमियर आपका कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद भी एक कॉन्स्ट्रिक्ट पाया जाता है जिसके ऊपर साइड क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट भी देखा जाता है, ठीक है। स्टेनिक रिएक्शन देखा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ बैंड्स
ऑफ यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन इन द क्रोमोसोम। स्टेनिंग रिएक्शन आप करते हैं तभी तो आप समझ पाते हैं कि जब उसको कलराइज करते हैं क्रोमोसोम को, आपको पता चलता है कि कौन सा इसमें हेट्रोक्रोमेटिन है, कौन सा यूक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, लाइट बैंड, डार्क बैंड पाया जाता है। यूक्रोमेटिन में क्या पाया जाता है, आपका लाइट बैंड पाया जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन आपका क्या होता है, रेप्लिकेशन के लिए एक्टिव नहीं होता, रेप्लिकेशन नहीं होता है उसमें, लेकिन आपका जो यूक्रोमेटिन होता है वो रेप्लिकेटिवली एक्टिव होता है। अगर यही बात करें हम ह्यूमन कैरियोटाइप की, ह्यूमन कैरियोटाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि ह्यूमन का कैरियोटाइप किस तरीके से होता है। तो आप सबको पता है कि डिप्लॉयड ह्यूमन सेल जो होते हैं 46 क्रोमोसोम उसमें पाए जाते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 44 ऑटोसोम्स, 2 सेक्स क्रोमोसोम, जिनमें से जो फीमेल होती है वो XX क्रोमोसोम, अगर फीमेल की बात करें, F की बात करें तो उसे हम XX से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम मेल की बात करें तो उसे हम X एंड Y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर बात करें आगे माइटोटिक फेज पे क्या होता है, ईच ऑफ 46 क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स। हर क्रोमोसोम क्या होता है, 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब, कहने का मतलब क्या है, एक ये क्रोमेटिड और दूसरा ये आइडेंटिकल, एक दूसरे से एकदम आइडेंटिकल होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। जब हम इनको स्टेन करते हैं प्रॉपरली, अप्रोप्रिएटली, ईच ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय साइज, शेप एंड बेंडिंग पैटर्न। तो इनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अच्छे से, इनके बेंडिंग पैटर्न के हिसाब से, इनके साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से। कुछ क्रोमोसोम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर बात करें क्रोमोसोम फर्स्ट की तो इसे कहा जाता है लार्जेस्ट क्रोमोसोम, लार्जेस्ट ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम होता है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है, लेकिन ऑटोसोम्स यानी कि जो आपके 22 पेयर क्रोमोसोम हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है वो होता है। क्रोमोसोम 21 की बात करें तो इसे स्मॉलेस्ट कहा जाता है, ये सबसे छोटा पाया जाता है। अगर एक्स क्रोमोसोम की बात करें, जिसे कि हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, ये इंटरमीडिएट होता है साइज में। वहीं अगर हम वाई क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्या होता है, सेम साइज का होता है एज लाइक 22 क्रोमोसोम नंबर जो ऑटोसोम होता है उसकी तरह होता है। इनके डायग्राम आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से लार्जेस्ट की बात करें तो इसको सबसे लार्जेस्ट कह रहा था, तो आप देख सकते हैं क्रोमोसोम, ऑटोसोम जो है ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट सबसे क्या है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम है। तो अगर बात करें वाई क्रोमोसोम की, तो वाई क्या कह रहा था, 22 के सिमिलर होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है। और आपके 21 को सबसे स्मॉलेस्ट कह रहा था, ये देख सकते हैं आप, इसमें सबसे छोटा 21 ही दिख रहा है। उसी तरीके से एक और डायग्राम मैंने लिया है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों का दिया गया है। 22 तक तो सबके क्या होंगे, सेम होंगे, यहाँ तक तो सबके सेम होंगे 22 तक। जो भी चेंजिंग होती है, एक मिनट यहाँ तक बात करूँ, जो भी चेंजिंग होती है वो इन दोनों में होती है। ठीक है, तो अगर वहीं बात करें XY क्रोमोसोम की, तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल को। अगर XX क्रोमोसोम की हम बात करते हैं तो ये आपके रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर कैरियोटाइप का पाया जाता है। होप कैरियोटाइप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईडियोग्राम के बारे में, ईडियोग्राम क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।